वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज से मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज को एक बार फिर से स्टार्ट कर रहा हूं और ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट 1 है। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में मैं आप लोगों को मैक्सिमम वही क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं जो क्वेश्चंस आप लोगों की अरिहंत की बुक में नहीं दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस बार जो आपका एग्जाम होने वाला है, एग्जाम आप लोगों का ऑनलाइन होने वाला है, तो हो सकता है कि इस बार एग्जाम में आपकी बुक के बाहर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाए, इसीलिए मैं आप लोगों को आपकी बुक के बाहर के भी क्वेश्चंस करवा दे रहा हूं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कल मैंने आप लोगों को आपके एंट्रेंस एग्जाम की डेट भी बता दी है। अब आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। 9 सितंबर से आपका एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, यानी अब आप लोगों के पास अंतिम 30 दिन बचे हुए हैं। तो इन अंतिम 30 दिनों में मैं आप लोगों को यहाँ पे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, चाहे वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, चाहे मैथमेटिक्स के हो। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और कल से आप लोगों का टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि 10 अगस्त से आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और कल आप लोगों का साइंस का टेस्ट होने वाला है। तो मैंने आपको अभी तक साइंस में जितना पढ़ाया हुआ है उसी में से कल मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, यानी कल के टेस्ट में उन्हीं चैप्टर से मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा जो मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। तो आप लोग अपना रिवीजन भी स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए फिर हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज आप लोगों की लगातार चलती रहेगी जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो मैं आपको सबसे पहले यह बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटल यहाँ पे 14 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो जरा मुझे आप लोग कमेंट करके लास्ट में यह बताइएगा कि आप लोगों के 14 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। ये कोई टेस्ट नहीं है, बस मैं आपसे वैसे ही पूछ रहा हूं। बताइएगा कमेंट करके कि आपके 14 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। कमेंट करके आपको जरूर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहां पे है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मैक्सवेल ने। ध्यान रखिएगा, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? मैक्सवेल ने की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, अभी आज हमारा यहां पे पहला दिन है इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज का। तो अभी मैंने यहां पे बेसिक क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा क्वेश्चंस के लेवल भी आपके हाई होते चले जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और इससे पहले भी मैंने आपको कई क्वेश्चन आंसर की सीरीज करवाई हुई हैं, साइंस में भी मैथमेटिक्स में भी। जाके चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा 2021 की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की। आपको वहां पे सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में पहले करवाई हुई हैं, जहां पे मैंने न्यूमेरिकल्स भी आपको सॉल्व करवाए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहां पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी मैक्सवेल ने। ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है कि निम्न में से त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, सही फॉर्मूला कौन सा है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो ये फॉर्मूला तो मैंने आपको तब बताया था जब मैंने आपको मोशन वाला चैप्टर पढ़ाया था, गति वाला, और जब न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सॉल्व कराए थे तब भी मैंने बताया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी A इज इक्वल टू V माइनस U और अपॉन में T,
यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहां पे ए क्या है, ए यहां पे एक्सीलरेशन है यानी त्वरण है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन यहां पे क्या था कि निम्न में से त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है और ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये पूरा फॉर्मूला मैंने आपको डिटेल में समझाया था जब मैंने आपको मोशन वाला चैप्टर पढ़ाया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले भी कई बार करवाया हुआ है। क्वेश्चन यहां पे है कि निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन ए दिया है टिन, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी दिया है लेड और ऑप्शन डी दिया है निकेल। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लेड, जिसको हम सीसा के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा आपको ऑप्शन में लेड या फिर सीसा भी लिखा हुआ मिल सकता है या फिर पीबी भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि लेड या सीसा को हम पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा लेड, यानी निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लेड। ध्यान रखिएगा जिसको हम सीसा के नाम से जानते हैं और पीबी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन आज मैं आपको यहाँ पे पहली बार करवा रहा हूं और ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है लेकिन आपकी बुक में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन यहां पे क्या है, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी। क्वेश्चन यहां पे है कि न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी। देखिए न्यूट्रिनो ये अलग है, एक आपने सुना होगा न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन अलग होता है, ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन अलग होता है और न्यूट्रिनो अलग होता है। ध्यान रखिएगा न्यूट्रॉन की खोज तो जेम्स चैडविक ने की है, लेकिन यहां पे क्या पूछा जा रहा है, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका यहां पे ऑप्शन डी होगा, पाउली ने। किसने, पाउली ने की है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए न्यूट्रिनो ये आखिर है क्या, तो न्यूट्रिनो यह एक नया कण है जिसकी खोज पाउली ने की थी। ध्यान रखिएगा, और ये जो न्यूट्रिनो है ये आवेशहीन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। न्यूट्रिनो जो है ये आवेशहीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना है। और न्यूट्रिनो को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं कहीं वी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पाउली। ये न्यूट्रिनो की बात हो रही है। और अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो न्यूट्रॉन की खोज जो की है वो की है जेम्स चैडविक ने, ये भी आपको ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूट्रिनो अलग है और न्यूट्रॉन अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है 1s2 2s2 2p6, निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। देखिए अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं आता या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ा है तो चैनल पर जाइएगा, 2021 की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे मैंने बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। और जब मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना वाला चैप्टर पढ़ाया था वहां पे एक एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड, जाके चैप्टर पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन बी होगा, Ne और Na+ यहां पे लिखा हुआ है। तो देखिए Ne से मतलब हमारा किससे होता है, Ne से मतलब होता है नियॉन से, और नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 10 होता है। फिर इसके बाद यहां पे Na और ये फिर प्लस का साइन लगा दिया गया है।
प्लस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब यहां पे सोडियम ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन का इसने क्या कर दिया, त्याग कर दिया है। देखिए जब कोई इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज लगता है, और जब ग्रहण करता है तो निगेटिव का चार्ज लगता है। तो यहां पे सोडियम ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है। वैसे तो जो सोडियम होता है इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, लेकिन इसने क्या किया, यहां पे प्लस का साइन एक लगा हुआ है, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, यानी 11 में से हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे। यानी अब जो सोडियम यहां पे Na+ आपका लिखा हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए जो परमाणु क्रमांक होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, या फिर आप प्रोटॉनों की संख्या के बराबर भी बोल सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब यहां पे देखिए Ne इसका भी एटॉमिक नंबर 10 है, और Na+ का भी यहां पे एटॉमिक नंबर क्या हो गया है, 10 हो गया है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2p6। अब देखिए 2 2 4 6 4 10, और दोनों का देखिए एटॉमिक नंबर 10 है, यानी 1s2 2s2 2p6। निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो ये आपका हो जाएगा Ne और Na+ का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे आते हैं। ये सब क्वेश्चंस आपको अपनी अरिहंत की बुक में नहीं देखने को मिलेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये मत सोचिएगा कि अरिहंत की बुक पूरी पढ़ ली है तो सभी क्वेश्चंस वहीं से आ जाएंगे, क्योंकि पेपर इस बार ऑनलाइन होने वाला, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो सभी क्वेश्चंस आपको अपनी बुक से नहीं देखने को मिलेंगे, आएंगे लेकिन सभी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए मैं आपको अलग से भी क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है कि फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम है, यानी हाइपो का रासायनिक नाम आपसे यहां पे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया, यहां पे ये लिख दिया गया कि फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम है, या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाइपो का रासायनिक नाम क्या होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन ए। फॉर्मूला इसका क्या होता है, फॉर्मूला इसका होता है Na2S2O3। ये भी आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। देखिए फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट, फॉर्मूला Na2S2O3 होता है। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहां पे है कि कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है, यानी जो खाने को पैक करने वाली प्लास्टिक होती है, यहां पे आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपका किस चैप्टर से रिलेटेड है, औद्योगिक रसायन यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। लेकिन ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं दिया गया है, अरिहंत की बुक में नहीं दिया गया है। आप चैप्टर चेक कर सकते हैं, लेकिन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन है, बस आपकी बुक में नहीं दिया गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन हमारी बुक में नहीं दिया गया है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 इसका करेक्ट आंसर होगा पॉलीएथिलीन, ऑप्शन सी। यानी कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है, तो ये है पॉलीएथिलीन, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अच्छे से इस क्वेश्चन को लर्न कर लीजिएगा, और पहली बात इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भी क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन यहां पे है कि कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से बन सकता है, तो आपके सिलेबस में एक चैप्टर है ईंधन। कौन सा चैप्टर है, ईंधन यानी फ्यूल वाला, उसी चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपकी बुक में नहीं दिया गया है अरिहंत के, आप चेक कर सकते हैं। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर यहां पे होगा मीथेन, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां पे लिखा है मीथेन, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको बताना है।
कमेंट बॉक्स में। सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ पे पूछा है, आपको यहाँ पे मीथेन का केमिकल फॉर्मूला बताना है कमेंट करके। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार बताया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी शायद पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे है कि बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि। ये आप लोगों ने देखा होगा, जब बल्ब को तोड़ा जाता है तो तेज आवाज आती है। यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि। इसका कारण क्या है? 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे आएंगे, फिर आप लोग ये कहेंगे कि ये क्वेश्चन हमारी बुक का नहीं था, पेपर डिफरेंट आ गया। तो ऐसा आपको नहीं करना है, अभी से रिवीजन करते चलिए। जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं इनका रिवीजन कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है, यही इसका कारण है। यानी बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको वीडियो के लास्ट में बताना कि आपने 14 क्वेश्चंस में से कितने करेक्ट किए हैं, बस यूं ही आप बता दीजिएगा। ये कोई आपका टेस्ट नहीं चल रहा है। अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे कोई बात नहीं, यहाँ पे टेस्ट नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चंस मैं आपको पहली बार यहाँ पे करवा रहा हूं, आपको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। आगे जब टेस्ट लूंगा तब यही सब क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि। इसका कारण क्या है? नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, रीजन बताना है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया इसके तार खींचे जा सकते हैं, इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च है। ऑप्शन सी दिया लाल तप्त होने के कारण ऑक्साइड नहीं बनाता। और ऑप्शन डी दिया है उपर्युक्त बी व सी दोनों के कारण। तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी बी व सी दोनों के कारण, यानी इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च है और लाल तप्त होने के कारण ऑक्साइड नहीं बनाता है। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन और आएगा। देखिए यहां पे तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, लेकिन ये एक क्वेश्चन और आता है। देखिए जो हीटर का तार होता है वो किस पदार्थ का बना होता है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? जो हीटर का तार होता है वो किस पदार्थ का बना होता है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? नाइक्रोम का। नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को, आपसे पूछा जाएगा कि हीटर का जो तार होता है वो किस पदार्थ का बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। याद कर लीजिएगा अच्छे से, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? इसका रीजन क्या है? 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज हमारा यहाँ पे डे फर्स्ट है, इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज का डे फर्स्ट है, इसीलिए मैं आपसे यहाँ आज आपको यहाँ पे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। इसके बाद जैसे जैसे दिन बीतेंगे मैं आपको यहाँ पे हाई लेवल के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। देखिए ये बेसिक लेवल, फिर इसके बाद मॉडरेट लेवल, फिर इसके बाद हाई लेवल के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग से क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, उसकी टेंशन आप लोग मत दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ध्यान रखिएगा, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? इसका कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं दिया गया है लेकिन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन क्या है? विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया पराश्रव्य तरंग, ऑप्शन बी ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन सी दिया है अपश्रव्य तरंग और ऑप्शन डी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पराश्रव्य तरंग। ध्यान रखिएगा, अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यानी विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंग का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहां पे है कि ऑक्सैलिक एसिड जिसका फॉर्मूला यहां पे क्या लिखा है? C2H2O4। देखिए ये फॉर्मूला आपको कई तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है। पहले आपको यहां पे H2 लिखा हुआ मिल सकता है, फिर C2, फिर O4, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। और भी कई तरीके हैं ऑक्सैलिक एसिड के फॉर्मूले को लिखने के, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्या लिखा है? ऑक्सैलिक एसिड यानी C2H2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा? 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। और अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। 2 पार्ट्स मैंने बनाए हुए थे, जाके चैनल पर चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं और ये क्वेश्चन आज हमारा यहाँ पे नया आया हुआ है। और जितने क्वेश्चंस अभी बचे वो भी मैं आपको आगे ऐसे ही सॉल्व करवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड इसका फॉर्मूला लिखते हैं, C2H2O4। ये फॉर्मूला मैंने यहां पे लिख दिया C2H2O4। अब जिसमें हमें यहां पे क्या करना है? कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या यानी C की, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। इसको क्या करेंगे? X मानेंगे। और कितने कार्बन? C2 लिखा हुआ है ना, 2 कार्बन है तो X तो मान लिया और 2 कार्बन है, 2 × X करेंगे यानी 2X हम लिखेंगे C2 की जगह। तो चलिए C2 की जगह हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे हम लिखते हैं 2X, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर प्लस का साइन, H2, H से मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। कितने हाइड्रोजन? 2 है, 2 × 1 करेंगे 2, यानी H2 की जगह हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे 2। फिर इसके बाद प्लस का साइन, O4, O से मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और कितने ऑक्सीजन? 4 है, 4 × -2 करेंगे हमें मिलेगा -8। ये -8 और यहाँ पे लगा प्लस का साइन, प्लस माइनस मिलके माइनस, यानी ऊपर क्या आएगा? ये प्लस का साइन ऊपर से हटेगा और यहाँ पे O4 की जगह आएगा -8 और इज इक्वल टू 0, क्योंकि C2H2O4 के ऊपर कोई चार्ज यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे 2X, ये तो आपका रहेगा ही, ये +2 और ये -8, प्लस माइनस मिलके यहाँ पे लेस हो जाएगा और क्या आएगा? -6 आएगा, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, -8 बड़ा और +2 छोटा है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2X इज इक्वल टू, ये -6 बराबर के इधर आएगा 0 के पास, तो 0 और यहाँ पे ये आके +6, 0 + 6 करेंगे आपको 6 ही मिलेगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। यानी 2X इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 6, या फिर X इज इक्वल टू 6 और अपॉन में आपको मिल जाएगा 2, ये 2 × 1 = 2 और ये 2 × 3 = 6, यानी +3 X की वैल्यू आई है, जिसको हमने माना हुआ था कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या। तो क्या मिल गई हमें यहाँ पे? +3। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? +3। यहाँ पे ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए इस क्वेश्चन में चेंज किया जा सकता है, ये फॉर्मूला यहां से हटा दिया जाएगा, ये फॉर्मूला यहां से हटा दिया जाएगा। आपसे सीधे सीधे पूछ लेगा कि ऑक्सैलिक एसिड में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होता है, तो इसके लिए आपको ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला भी लर्न होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो याद कर लीजिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा +3। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने क्लास 11th में जरूर पढ़ा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, इसका रीजन क्या होता है? 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, फ्रिक्शन कम होता है। ये घर्षण वाला चैप्टर ना, ये फ्रिक्शन वाला चैप्टर क्लास 11th में अलग से पूरा एक चैप्टर ही होता है फ्रिक्शन का, घर्षण का, जहां पे ये आप लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लीजिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आपको 14 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस वही
हैं जो क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं दिए गए हैं, अरिहंत की बुक में नहीं दिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चंस आपके सिलेबस से ही रिलेटेड हैं और पूछे भी जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, देखिए जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन आपका अरिहंत की बुक से आ जाए। आप हर एक साल का पेपर चेक कर लीजिए, 2018 में मैक्सिमम क्वेश्चन अरिहंत की बुक से आए थे, आप लोगों ने देखा होगा। 19 में थोड़ा कम आए थे, 20 में भी अरिहंत की बुक से क्वेश्चंस आए हुए थे ज़्यादा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बाहर से पूछे गए थे और मैंने करवाया भी हुआ था 2020 में, और तभी क्वेश्चंस मिल गए थे एंट्रेंस एग्जाम में स्टूडेंट्स को। तो जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ उसकी प्रैक्टिस आपको एक बार अच्छे से कर लेनी है। तो ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता है। तो अगर आज के वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।